बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप क्लीनिंग के वीडियोस बनाइए, स्पेशली बाथरूम के क्लीनिंग के एंड किचन के क्लीनिंग के। तो ये जो क्लीनिंग के जो काम होते हैं ना, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। ना तो मैं खुद करती हूँ एक दिन में पूरे घर की क्लीनिंग, और ना ही मैं सजेस्ट करती हूँ किसी को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है कि एक दिन में आप अपने पूरे घर को साफ़ कर लो। तो थोड़े थोड़े मैंने एक एक दिन कर करके कुछ क्लीनिंग की है, तो वो आज आपके साथ एक साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है ये सारे क्लीनिंग हैक्स आपके भी काम में आ जाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। क्लीनिंग वीडियोस जो होते हैं ना, वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा और ये हेल्पफुल भी रहेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर वाले बाथरूम को क्लीन करने का सोचा है, क्योंकि हमारे घर में 3 बाथरूम है, तीनों को एक साथ तो मैं क्लीन नहीं कर सकती। तो आज ये ऊपर वाले बाथरूम को क्लीन कर रही हूँ, साथ साथ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी रैक्स वहाँ पर मैंने रखे हैं, एक या 2 ही रैक्स रखे हैं, तो इनको सारा जो सामान है इसमें मैंने क्लीनिंग, जो भी क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैंने इस रैक में रखी हुई थी, बिल्कुल वॉश बेसिन के नीचे। आपको दिखाऊंगी अभी वो एरिया। और तो सारा सामान मैंने बाहर रख दिया है, और इस रैक को थोड़ा देर के लिए मैं वॉश करने के बाद सूखने के लिए बाहर फ़ैन में रख दूंगी। और ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं अपने बाथरूम में रखती हूँ उस रैक पे। तो ये भी काफ़ी गंदी हो गई थी, पहले इनको भी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ना रखे रखे सामान के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, और ये धूल आपके हाथ में लगती है, फिर आपके हाथ भी गंदे होते हैं। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को धो के आप साइड में रख दीजिए, अगर आप भी ये सारी चीज़ें अपने बाथरूम में रखते हैं। क्योंकि मेरे बाथरूम अलग अलग है ना, तो अगर हर एक बाथरूम से मैं क्लीनिंग के ये सारे सामान उठा उठा के लेके जाऊँ तो काफ़ी मूवमेंट हो जाते हैं और काफ़ी टाइम भी चला जाता है। तो मैं हर बाथरूम के लिए क्लीनिंग करने का जो सामान है वो सेपरेटली रखती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए, लेकिन मेरे यहाँ पे ना ये ब्लैक कलर का वॉश बेसिन है, और इस पे मैं कितना भी स्क्रब कर लूँ, इसमें वाटर स्टेन्स आ जाते हैं। इन वाटर स्टेन्स को हटाने के लिए, और बाद में वॉश करने के बाद इसमें स्टेन्स ना आए, इसलिए मैं ना इस वॉश बेसिन को हमेशा एक कपड़े से क्लीन करती हूँ, और इस कपड़े को मैं यूज़ करती हूँ यहाँ के टाइल्स वगैरह पोंछने के लिए भी। तो वॉश बेसिन क्लीन करने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। नहीं तो काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि मैम आपने गंदा गंदा कपड़ा यूज़ कर लिया, वॉश बेसिन क्लीन कर लिया और उसी से आपने अपने टाइल्स भी क्लीन किए। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखना पॉसिबल नहीं है। तो वॉश बेसिन क्लीन करने के बाद इसको अच्छे से वॉश करके ही मैं बाकी ऑर्गेनाइजर्स क्लीन करने के लिए और टाइल्स क्लीन करने के लिए इस कपड़े को यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये जो कपड़ा है, ये एक छोटा सा टॉवल है जो कि पानी को बहुत अच्छे से सोख लेता है, तो क्लीनिंग में काफ़ी ईजी रहता है। तो आप अगर कुछ भी क्लीन करेंगे ना, तो वो जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं दिखेगा आपको, बहुत गीला नहीं दिखेगा, और ये अच्छे से जो क्लीनिंग होती है ना वो भी हो जाएगी। देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद टाइल्स में काफ़ी बहुत ज़्यादा डस्ट के मार्क्स थे या डस्ट जम गया था, तो वो भी ना इससे अच्छे से क्लीन हो गया। तो पूरा का पूरा जो टाइल्स है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं अगर आप अच्छे कपड़े या फिर अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ब्रश वगैरह, स्क्रब। तो ये सारी चीज़ें ना आपको हेल्पफुल रहती हैं। अब मिरर को मैं डेली ही वाइप करती हूँ, और मैं हमेशा मिरर के लिए सिर्फ जो हमारा कॉलिन होता है ना वो यूज़ करती हूँ, और कोई स्प्रे मैं इस पर यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी सिंपली पानी डाल के आप वाइपर भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से मिरर जो है वो क्लीन हो जाते हैं। जब बाथरूम पुराने हो जाते हैं ना, तो कॉर्नर कॉर्नर में ऐसे ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल है, और इसको आप कुछ केमिकल यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। कमोड क्लीन करने के लिए मैंने 2 सेपरेट ब्रश रखे हुए हैं। रेड वाला ब्रश जो मैं अंदर के लिए क्लीनिंग के लिए रखती हूँ, और ना जो ग्रीन वाला ब्रश है वो ऊपर ऊपर क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ना अगर आप अंदर वाला ब्रश ऊपर क्लीन करेंगे ना, तो फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक लगता है। तो इसलिए मैं दोनों सेपरेट ब्रश यूज़ करती हूँ। कमोड के अंदर के लिए एकदम ही सेपरेट, और ऊपर ऊपर की क्लीनिंग के लिए अलग ब्रश। इससे ना हाइजीन मेंटेन रहती है, और दोनों को थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर ही मैं इनको हैंग करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने एडिसिव हुक्स यूज़ किए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो अच्छे से हैंड वॉश कर लेते, क्योंकि कमोड धोने के बाद थोड़ा सा गंदा लगता है ना, तो अच्छे से हैंड वॉश पहले करूँगी, उसके बाद बाकी की क्लीनिंग करूँगी। अब मैंने यहाँ पे नीचे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क मार्क्स हो गए थे ब्लैक कलर के, वहाँ पे हार्पिक मैंने डाल के रखा है। ये एक दिन में साफ़ नहीं होगा, इसको मुझे ना हर हफ्ते ऐसे हार्पिक डाल डाल के रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए, तब जाके ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको ना थोड़ा देर के बाद दिखाऊंगी। काफ़ी कालापन इसमें से निकल गया है, सिर्फ ये उस साइड में है कालापन जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी जम जाता है, तो इसलिए ना ये जो ब्लैक मार्क्स है वो आ जाते हैं टाइल्स में। और हमारा जो बाथरूम है थोड़ा पुराना भी है,
इसलिए टाइल्स इसके थोड़े पुराने हो गए हैं। तो आप हार्पिक यूज़ करेंगे ऐसे मार्क्स के लिए तो ये आराम से निकल जाएंगे, लेकिन एक दिन में निकलना मुश्किल है। तो अब मैं सेम कपड़ा जो है इसको यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें साबुन लगा लिया है और जितने भी मेरे नल है ना, जितने भी फिक्चर्स हैं, इनको मैं क्लीन कर रही हूँ। साथ साथ में इस साइड का जो टाइल्स है वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। हमारे बाथरूम में यहाँ पे एक सोप होल्डर बना हुआ है ऑलरेडी, ये इसमें वॉल पे लगा हुआ है, तो इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे सोप रखने से ना काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हो जाता है। बाथरूम में जितना हो सके हम लोग अगर कम सामान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि साफ़ सफाई में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एक हर्बल फ्लोर क्लीनर है और इसको मैं लास्ट में डाल के थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी ऊपर का फ्लोर। हार्पिक का जो भी स्मेल है ना वो निकल जाएगा और थोड़ा जो टाइल्स है, जो फ्लोर है, वो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा और इसकी जो खुशबू है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप लास्ट में ऐसे हर्बल फ्लोर क्लीनर या फिर लाइजॉल आप थोड़ा सा डाल सकते हैं जब आपका पूरा बाथरूम क्लीनिंग हो जाए, तो इसमें एक खुशबू सी रह जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है वॉशरूम। तो ये हो गया, अब पूरा फ्लोर क्लीनिंग हो गया, सब कुछ साफ़ हो गया है। अब जो रैक मैंने वॉश किया था वो भी ड्राई हो गया है। इसमें वापस से मैं क्लीनिंग के मेरे जितने भी सामान मैं यूज़ करती हूँ, लिक्विड वगैरह, वो सब मैं यहाँ पर अरेंज करके रख दूँगी। जब हम लोग बाथरूम क्लीनिंग का प्लान करते हैं ना, तब ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एक बार आपने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी ना तो ये फटाफट से हो जाता है। आप एक एक पोर्शन क्लीन कीजिए और जिस दिन आप बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, तो आप उस दिन दूसरा कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि इसमें ही आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी और आप टायर्ड हो जाएंगे। तो एक दिन में एक क्लीनिंग कीजिए, कोई भी एक बाथरूम क्लीन कीजिए और आपका देखिए काम भी अच्छे से हो जाएगा और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। घर को साफ़ सुथरा रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। किचन का हाल कुछ ऐसा हो जाता है हमारा डेली यूज़ करते करते, और डेली हम इसको स्क्रबिंग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने बहुत दिन तक स्क्रबिंग नहीं की है तो बहुत सारे ना स्टेन्स इसमें आ जाते हैं, गैस के ऊपर भी, गैस स्टोव के ऊपर भी, और जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, जो हमारा काउंटर होता है ना, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे स्टेन्स आ जाते हैं। ऑयल के स्टेन्स रहते हैं या फिर फूड के स्टेन्स रहते हैं और पानी के भी स्टेन्स रहते हैं। इन सभी स्टेन्स को अगर रेगुलरली आपने क्लीन नहीं किया तो ये परमानेंट हो जाएंगे और फिर ये स्टेन्स कभी निकलेंगे नहीं। सिंपली ऐसे अगर आप अपने किसी भी कपड़े से वाइप करेंगे ना तो उससे ये स्टेन्स नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। सबसे पहले तो आप अपने किचन के काउंटर को थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, क्लीन इन द सेंस थोड़ा क्लियर कर दीजिए और सारा का सारा सामान हटा दीजिए। मैंने इस छोटी सी स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा विनेगर डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है और ये वाला जो मैं डाल रही हूँ ना, ये डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट का जार है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जो कि ख़त्म हो गया था, बट फिर भी उसके साइड्स में ना काफ़ी सारा डिटर्जेंट लगा हुआ रहता है। तो मैं उसको इस तरह से यूज़ करती हूँ, कुछ भी चीज़ें फेंकने में नहीं जाती है और अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने एक स्प्रे बनाया है और ये जो स्प्रे है इसको आप अपने पूरे काउंटर पे स्प्रे कर दीजिए, गैस के ऊपर स्प्रे कर दीजिए और अपने टाइल्स पे भी स्प्रे कर दीजिए। बस आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है और हो सके तो जितने भी आपने रैक्स वगैरह रखे हैं ना अपने काउंटर पे, उन सबको हटा दीजिए। अगर वुडन का रैक है तो उसे तो ज़रूर से हटाइए, क्योंकि फिर पानी लग जाएगा तो वो ख़राब हो सकता है। और सारी चीज़ें अगर आप हटा देंगे तो अच्छे से आप स्क्रबिंग कर पाएंगे। पूरा मैंने टाइल्स और जो काउंटर है इसको स्क्रब करके फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। आपको कपड़े से वाइप नहीं करना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये पूरा सोप का पानी निकलने में। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए और फिर छोटा सा वाइपर आता है, इसको आप किचन में ज़रूर रखिए और इसकी हेल्प से ना फटाफट से जो भी सोप का पानी है वो पूरा निकल जाएगा। एक बार वाइपर से पूरा साबुन का पानी निकल जाएगा, उसके बाद आप कोई भी कपड़ा लेके, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने काउंटर पे, उसको लेके आप एक बार हल्के हाथ से पोंछ दीजिए तो आपका जो काउंटर है ना बिल्कुल शाइन करने लगेगा और जितने भी स्टेन्स हैं सब के सब निकल जाएंगे। सिमिलरली मैं इस साइड का जो किचन है और जो मेरा गैस स्टोव है उसको भी मैं ऐसे ही स्क्रब कर रही हूँ। जितना एक्स्ट्रा सोप है उसको मैं वाइपर से ही निकालूंगी पहले और उसके बाद मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है, क्योंकि गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइपर यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर इतनी स्पेस नहीं होती है।
तो इसलिए यहाँ पे कपड़ा यूज़ करना पड़ता है, बट जितना एक्स्ट्रा सोप था ना वो मैंने वाइपर से ही यहाँ से रिमूव कर दिया है। जो मैंने स्प्रे यूज़ किया है उस तरह से यूज़ करके वंस इन अ वीक आप अपने किचन के काउंटर को इस तरह से ज़रूर एक बार क्लीन करके देखिए। आपका जो किचन काउंटर है ना वो बहुत अच्छे से एकदम शाइन करने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। और फिर ना ये जो इसके स्टेन्स है, जो भी स्टेन्स है, जिस भी चीज़ के स्टेन्स है, सब की सब रिमूव हो जाएंगे और आपका जो गैस स्टोव है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इनफैक्ट टाइल्स भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ऐसे क्लीन करने से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने वाइपर यूज़ किया है, तो वाइपर से जल्दी काउंटर जो है पानी वगैरह सब ना जल्दी से क्लियर हो जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है किचन। अब बहुत सारे स्टेन्स हो गए थे पानी के और ऑयल के, तो ये सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। काउंटर के साथ साथ हमारा जो सिंक एरिया है ना वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। यहाँ पर भी ऑयल और सारी चीज़ें जमा हो जाती है, तो यहाँ पर भी स्टेन्स आ जाते हैं और काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो इसको भी स्क्रब करना ज़रूरी है। रोज़ रात को आप एक बार इस तरह से स्क्रब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैंने सोप यूज़ किया है और अब अच्छे से मैंने ना एक सेपरेट ब्रश में रखती हूँ अपने सिंक को क्लीन करने के लिए, स्क्रब करने के लिए। तो अच्छे से स्क्रब में मैंने सोप लगा के खूब अच्छे से पूरा चारों तरफ से स्क्रब कर दिया है, अंदर से भी स्क्रब कर दिया है। इससे जितनी भी गंदगी या कुछ भी चिकटपना जो भी जमा होगा ना वो निकल जाएगा। सिंक में मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, मैंने डाला है नमक। 2-3 चम्मच नमक डाल दीजिए और इसके ऊपर अच्छे से खौलता हुआ गर्म पानी डाल दीजिए। तो जितना भी गंदगी जो सिंक का जो पाइप रहता है उसमें जमा रहता है ना ड्रेनेज में, वो सब कुछ निकल जाएगा और आपका जो ड्रेनेज है, जो सिंक का जो ड्रेनेज है, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से ना आप ज़रूर कीजिए, तो नमक से जो गंदगी होती है ना वो सारी मेल्ट हो जाती है और अच्छे से जो सिंक का जो ड्रेनेज का जो पाइप है वो क्लीन हो जाता है। सिंक के पास में अगर आप कोई रैक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 2-3 दिन में एक बार ज़रूर इनको क्लीन करती हूँ। इन रैक्स को रिमूव करके ना इनके जो टाइल्स रहते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत दाग हो जाते हैं और जब हम बर्तन धोते हैं तो छींटे यहाँ वहाँ उड़ते हैं, तो कई बार रैक्स लगे होते हैं तो उनके पीछे ना हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से रैक्स को ज़रूर निकालिए 2 या 3 दिन में और इनको जो इनके टाइल्स लगे हुए हैं जहाँ पर आपने इनको लगाया हुआ है वो टाइल्स भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको दिख रहे होंगे 2-3 यहाँ पे स्टेन्स हैं और ये ना जब हम बर्तन धोते हैं तब हमेशा यहाँ पे छींटे उड़ते हैं, तो उसके स्टेन्स रहते हैं। तो ये कुछ दिनों में ना थोड़े से जम जाते हैं और इनको फिर स्क्रब करके निकालना मुश्किल होता है। इसलिए 1-1, 2-2 दिन में अगर आप यहाँ पे क्लीन करते रहेंगे तो आपका जो सिंक एरिया है ना वो कभी भी गंदा नहीं होगा, हमेशा ही बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। रैक्स के ऊपर जो भी चीज़ें आप रखते हैं उनको भी निकाल रहे हैं तो उनको भी साथ साथ में क्लीन करते जाइए। जो भी बॉटल्स है डिटर्जेंट की या फिर लिक्विड सोप की, सब चीज़ों को, जो भी ऑर्गेनाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को एक साथ ही आप वॉश कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ क्लीन हो जाएंगी। सिंक का जो स्क्रबर होता है, सिंक क्लीन करने के लिए जो भी आप स्क्रबर यूज़ करते हैं उसको भी अच्छे से वॉश करके रखिए और उसको हो सके तो सेपरेट रखिए। मैं ऐसी क्लिप यूज़ करती हूँ और उसको साइड में ही मैं हैंग करके रखती हूँ, तो वो ड्राई भी हो जाता है और मिक्स भी नहीं होता है दूसरे ब्रश के साथ। जब आपकी क्लीनिंग हो जाती है तो जो काउंटर को क्लीन करने के लिए आप कपड़ा यूज़ करते हैं उसको भी अच्छे से साबुन से वॉश करके फिर आप इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही आपको आसानी से मिल जाएंगे कहीं भी और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, तो इससे ना कपड़ा जो है जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब मुझे सबसे मुश्किल वाली सफाई करनी है, अंडर बेड का पूरा सामान निकाल कर, और इस पूरे स्पेस को मुझे वैक्यूम करना है, क्लीन करना है, डीक्लटर करना है।
कई बार घर को सेट करते समय बहुत सारे सामान ऐसे मिलते हैं जिनको देख के समझ नहीं आता है कि इनका कुछ यूज़ है भी या नहीं, या फिर इन्हें रखें या फेंकें या किसी को दे दें, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो कुछ सामान ना ऐसे रहते कंफ्यूजिंग वाले, उनको मैं अंडर बेड के अंदर डाल देती हूँ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सामान बढ़ते जा रहा है तो अब मैं सब कुछ डीक्लटर करूँगी। बहुत सारे टॉयज़ भी रखे हैं, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई तो ये ऐसे वाले टॉय से वो नहीं खेलती है, तो इन सबको मैं डोनेट करूँगी। और कुछ उसकी लास्ट ईयर की बुक्स एंड नोटबुक्स रखी है वो भी मैं सब निकाल के इसको किसी ना किसी को दे दूंगी। और देखिए बहुत अंदर गंदा हो गया था, मैं इसमें ना नीचे पेपर बिछाना भूल गई थी, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। तो सबसे पहले तो वैक्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि वैक्यूम सबसे ईजी है कोई भी डस्ट को रिमूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा डस्ट भी उड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वैक्यूम ही करती हूँ। कपड़े से अगर इसे साफ़ करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा और ठीक से साफ़ भी नहीं होगा। इनफैक्ट पूरी जो धूल है, जो डस्ट है ना, वो पूरा साइड बाय साइड उड़ेगा भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वैक्यूम ही यूज़ कर लिया है। इन सबको यहाँ रख दिया है। पेपर बैग्स को मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के रख दिया है। काफ़ी सारे पेपर बैग्स थे और कुछ छोटे छोटे मेरे पास पाउचेस थे, उसको भी मैंने बैग के अंदर रख दिया है। अब ये ऐसे वाले जो बैग्स होते हैं जब हम मोस्टली गिफ्ट्स वगैरह में देते हैं, काम आते हैं कई बार, इनको मैं इस जूट के बैग में अंदर रख के जिप लगा के इसमें रख दूंगी, तो ये इसमें डस्ट भी नहीं जाएगा। तो देखते ही देखते आप लोगों के साथ शेयर करते करते मेरी यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है। और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल वेस्ट थी और ऐसे ही मैंने जमा करके रखी हुई। तो डीक्लटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप दूसरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये पूरा मेरा जो बेड के अंदर का स्टोरेज है पूरा क्लीन हो गया है और अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। ये सारी चीज़ें साफ़ होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि रूम और भी ज़्यादा साफ़ हो गया है और काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब कुछ क्लीनिंग जो हम सोच के रखते हैं, प्लान करके रखते हैं और वो टाइम पे कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।